हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल और जो टॉपिक है वो है इब्राहिम ट्राओरे के बारे में। इस वीडियो को तैयार किया है हंसी टीवी चैनल और उनकी पूरी टीम ने। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इब्राहिम ट्राओरे, जो कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसके क्या कारण है और बड़े बड़े देश और शक्तिशाली ताकतवर देश इस इब्राहिम ट्राओरे को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी तरह से इंसानी तारीख के आगाज़ में चले जाएं, जब इंसान पत्थरों के दौर के अंदर था, तो तब भी आप देखेंगे कि इसकी फितरत यही रही है कि हमेशा ताकतवर ने कमज़ोर को जितना हो सके दबाने की कोशिश की है, इसका इस्तेसाल किया है, इसको लूटा है, चाहे इसको लूटना रिसोर्सेज की सूरत में हो या फिर खुद के सर्वाइवल के लिए किसी की जान लेना। और आप देखेंगे कि ये फितरत इंसानों के अंदर आज भी इस वक्त गालिब है कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको पैदा होते ही ये बताया जाता है कि तुम लोग गरीब पैदा हुए, तुम्हारा मुकद्दर यही है और तुम्हें इसी तरह से ताकतवर के लिए मेहनत करते और एक वक्त की रोटी कमाने की कोशिश के अंदर बस मर जाना है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की और इसके वसाइल और लोगों को गुलाम बनाकर लूटने वाले और अपने स्काई स्क्रैपर और अपने महल तामीर करने वाले वेस्ट की। ये कहानी उस बरे आजम की है जिसके अंदर सोने के पहाड़, हीरे, तेल और साफ पानी बहता था, लेकिन यहाँ के रहने वाले बेटों को भूखे, नंगे और गुलाम बना दिया गया। आज भी वेस्ट के अंदर अफ्रीका का नाम सुनकर काली रंगत के भूखे बच्चों, गुर्बत, करप्शन और पसमानदगी की तस्वीर ज़हन के अंदर आती है। लेकिन हकीकत यह है कि सोने की चिड़िया को लूट लूट कर मगरबी मुल्कों ने इसके कॉन्टिनेंट को आज इस हाल तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही हाल जैसा कि ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट का किया था कि इसकी सारी दौलत को लूट लूट कर बरतानिया पहुंचा दिया और इसे गुर्बत और जहालत के अंदर धकेल दिया। और सब कॉन्टिनेंट से जब सब कुछ लूट लिया गया तो इनको अलामती आज़ादी देकर छोड़ दिया गया और इनको आज भी लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं। और बिल्कुल यही हाल वेस्ट मुल्कों ने, खसूसन फ्रांस ने अफ्रीका के साथ किया और आज के टाइम के अंदर भी कर रहा है। और इसकी शुरुआत होती है 1800 की दिहाई के अंदर, जब यूरोप ने पहली मरतबा अफ्रीका की तरफ नजरें डाली और यहाँ पर मौजूद सोने के पहाड़, हीरे, कुदरती तेल, रबड़, कॉफ़ी, चीनी और महंगे तरीन नेचुरल रिसोर्सेज को देखकर लालच के अंदर इनकी रालें टपकने लगी। इतने सारे फ्रांस, बरतानिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और इटली जैसे ताकतवर मुल्कों ने खुफिया मंसूबा बनाया कि इन तमाम रिसोर्सेज को कैसे लूटा जाए। और इसी सोच को लेकर साल 1884 के अंदर जर्मनी के शहर बर्लिन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर ये तय करना था कि अफ्रीका के वसाइल की लूट मार, ज़मीनों की बंदर बांट को पुरअमन तरीके से ये तमाम मुल्क आपस में कैसे बांटें। यानी मोटे तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि तमाम यूरोपीय ताकतें आपस में लड़े बगैर अफ्रीकी इलाकों पर कब्जा कैसे करें। और सबसे ज़्यादा जुल्म ये था कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफ्रीका की मर्जी पूछना तो दूर की बात, किसी एक नुमाइंदे को भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल नहीं किया गया कि उनमें से भी कोई एक बंदा भी अपना एतराज़ या फिर अपनी राय भी दे सके। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अफ्रीका को बिल्कुल एक गुलाम की तरह ट्रीट किया गया जिसकी कोई मर्जी नहीं, और इंसानी तारीख के अंदर ऐसा जुल्म इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अब इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकला कि अफ्रीका के तकरीबन 90% हिस्से को यूरोपीय ताकतों ने नक्शे पर बांट लिया, बिना इनकी जबान की और इनके कल्चर की परवाह किए बस लाइनें डालकर इनको तकसीम कर दिया गया, जैसे ये कोई गोश्त का टुकड़ा हो कि इतना हिस्सा तुम्हारा और इतना हिस्सा मेरा। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हर मुल्क को ये हक दिया गया कि वो जिस इलाके पर चाहे कब्जा हासिल कर ले, लेकिन वहां पर अपना कंट्रोल साबित करे तो वो इलाका इसका हो जाएगा। और इसी वजह से फ्रांस ने मगरबी और शुमाली अफ्रीका के अंदर कब्जा कर लिया, जिसके अंदर अलजायर मुल्क, माली, नाइजीरिया, चाड वगैरह इसके कंट्रोल में चले गए, जबकि बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और कीनिया पर कब्जा हासिल कर लिया। जबकि बेल्जियम ने कांगो पर ऐसा कब्जा किया कि वहां पर लाखों लोगों को मार दिया, जिस पर एक सेपरेट वीडियो में पहले ही बना चुका हूं कि कैसे। यानी बर्लिन कॉन्फ्रेंस अफ्रीका के लिए तबाही का आगाज थी, जिसके बाद मकामी कबाइल को तोड़ दिया गया, अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया गया, इनकी सकाफतें बर्बाद हो गई और इनके तमाम वसाइल यूरोप के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो गए। किसानों को इनकी ज़मीनों से निकाल कर कानों के अंदर गुलाम बना दिया गया, बच्चों को स्कूलों की बजाय बारूद की बोरी उठाने पर मजबूर किया गया। इन बच्चों और बड़ों के सरों पर बंदूकें थी और दिलों के अंदर खौफ और ज़हनों के अंदर सिर्फ एक सवाल था कि हमने क्या कसूर किया है। पर इसके बावजूद भी दुनिया ने देखा कि इनका सोना, हीरा, चांदी सब कुछ यूरोप के अंदर जाता रहा। कुदरती तेल, तांबा, रबड़ सब कश्तियों के अंदर भरकर मुसलसल यूरोप जाता रहा और अफ्रीका के बच्चे अपनी सरजमीन के अंदर रहकर भूख से तड़पते रहे।
फ्रांस ने अपने कब्जे के अंडर आने वाले अफ्रीका के मुल्कों के न सिर्फ वसाइल को लूटा बल्कि इनकी जबान, सकाफत और इनके दीन पर भी हमला किया। यहाँ तक कि अफ्रीकी बच्चे अपनी जबान तक भूल गए और फ्रांसीसी जबान बोलना शुरू कर दी। इनके बच्चों को सिखाया गया कि यूरोपी होना फख्र की बात है जबकि अफ्रीकी होना इंतहाई शर्म की बात है। आखिरकार टाइम आता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसके बाद फ्रांसीसी इंतहाई कमजोर हो गए और अफ्रीका के अंदर बगावतें उठने लगी। अफ्रीकी फौजों ने जंग के अंदर लड़कर सियासी शऊर हासिल कर लिया और अखबार और मीडिया ने इन लोगों को आज़ादी का शऊर देना शुरू किया, जिसकी वजह से बगावतें और मुजाहरे बढ़ने लगे और बात खाना जंगी तक पहुंच गई। लिहाजा यूनाइटेड नेशन ने मदाखलत करके इन मुल्कों को आज़ादी का आइडिया दिया, लेकिन बस अलामती तौर पर। साल 1960 को अफ्रीका के अंदर ईयर ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है क्योंकि इस साल 17 अफ्रीकी मुल्क आज़ाद हुए, जिनके अंदर फ्रांस के 14 कॉलोनियल मुल्क भी शामिल थे, जिनके अंदर सेनेगल, ऐवरी कोस्ट, नाइजीरिया, माली, बर्किना फासो, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बेनिन, मोरितानिया, गबून, टोगो, कोमोरोस और अल्जीरिया शामिल हैं। बाकी अफ्रीकी मुल्क के लोगों ने तो आज़ादी मुजाहरे करके हासिल की थी, लेकिन अल्जीरिया ने 1954 के अंदर फ्रांस के कब्जे के खिलाफ जब आज़ादी की जंग शुरू की तो इसके अंदर लाखों लोग शहीद हो गए। अल्जीरिया की सड़कों पर खून बहा, लेकिन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का जज्बा इन लोगों के अंदर कभी ना मरा और आखिरकार अल्जीरिया आज़ाद हो गया। और पाकिस्तान ने सबसे पहले मुस्लिम मुल्क के तौर पर इसको रिकग्नाइज करके यूनाइटेड नेशन के अंदर इसकी आज़ादी की हिमायत भी की और इसके लोगों को पाकिस्तान के डिप्लोमेट पासपोर्ट भी दिए ताकि अपनी आज़ादी की आवाज़ को ये बाकी दुनिया तक फैला सकें। और यही वजह है कि आज भी फ्रांस और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि यह आज़ादी सिर्फ नाम की थी, क्योंकि असल में फ्रांस ने इन तमाम मुल्कों को अपने शिकंजे के अंदर ऐसा फंसाया था कि वो कभी भी इससे बाहर ना निकल सकें। और इसको कॉलोनियलिज्म का नाम दिया गया क्योंकि असल ताकत अभी भी फ्रांस के हाथ में ही थी। और इसकी वजह यह है कि फ्रांस ने 14 अफ्रीकी ममालिक को CFA फ्रांक नाम की करेंसी इस्तेमाल करने पर मजबूर किया और यह करेंसी फ्रांस के मरकजी बैंक से जुड़ी हुई थी। इन अफ्रीकी मुल्कों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का तकरीबन 50% फ्रांस के अंदर रखवाया जाता, यानी ये मुल्क अपनी खुद की कोई मौशी पॉलिसी भी नहीं बना सकते थे। और दूसरा, आज़ादी के बाद भी फ्रांस ने अफ्रीका के अंदर अपने फौजी अड्डे कायम रखे जो कि सीधा सीधा इनडायरेक्ट इन मुल्कों पर मिलिट्री कंट्रोल हासिल करना था। और ऐसा होता भी रहा क्योंकि जब भी कोई हुकूमत फ्रांस की मर्जी के खिलाफ जाने लगती तो यहीं से फौजी बगावत या फिर मदाखलत हो जाती, जैसा कि माली, बर्किना फासो और चाड के अंदर कई मरतबा हो चुका है। और सबसे बड़ा जुल्म तो अफ्रीका के कुदरती वसाइल जैसा कि सोना, यूरेनियम, तेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स पर फ्रांसीसी कंपनियों का कब्जा है और अफ्रीका की गवर्नमेंट से यह मिनरल कोड़ियों के भाव खरीद कर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लाखों करोड़ों डॉलर का बेचा जाता है। और अफ्रीका की आवाम को लेबर के तौर पर कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि फ्रांस इन मुल्कों के अंदर अपने कठपुतली हुक्मरान को ही टिकने देता है जो कि करप्ट और इनके मफादात के साथ हो। और जाहिर है कि इसका नतीजा ये निकलता है कि जमहूरियत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाती है, अवाम गरीब से गरीब तर होती जाती है, लेकिन हुक्मरान अमीर से अमीर तर। और बिल्कुल यही वजह थी कि लीबिया के साबिक मरूम सदर मोमर कदाफ़ी ने इस फ्रांसिस करेंसी के खिलाफ बगावत की थी और कहा था कि अफ्रीका को अपनी खुद की एक यूनाइटेड करेंसी बनानी चाहिए जिसको गोल्ड दिनार का नाम दिया गया। उसका मजीद कहना था कि अफ्रीका का अपना एक सेंट्रल बैंक भी हो जो कि वेस्ट की तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो और इसके अलावा अफ्रीकी मुल्क अपने तमाम वसाइल को ख़ास तौर पर तेल की दौलत के खुद मालिक होंगे। किसी भी वेस्ट के मुल्क को इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और इसके बाद पूरे अफ्रीका के अंदर इसने शऊर और बगावत की आवाज़ बुलंद की क्योंकि इसका कहना था कि अफ्रीका एक ताकतवर यूनियन बनाए जो कि यूरोप और अमेरिका का मुकाबला कर सके। लेकिन आखिर में हमने देखा कि वेस्ट खसूसन फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलकर 2011 के अंदर इसी के मुल्क के अंदर मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए खुद लीबिया के लोगों के हाथों इसका कत्ल करवा दिया और आज लीबिया फिर से दुनिया से कई दहाइयां पीछे जा चुका है। अरे वाह, बहुत पीछे चला। और दूसरा लीडर जो कि बगावत की आवाज़ लेकर उठा वो था अफ्रीका के लैंड लॉक और पसमानदा मुल्क का सदर बर्किना फासो का लीडर जिसका नाम था थॉमस सिंगाकारा, जिसे अफ्रीका का चे गवीरा भी कहा जाता है। ये बंदा अपने मुल्क से इंतहाई मुखलिस था और इसने भी फ्रांस और वेस्ट की लूट मार के खिलाफ बगावत की, लेकिन 1987 के अंदर इसके करीबी साथियों ने फ्रांस की मदद से बगावत के अंदर इसको कत्ल करवा दिया। लेकिन अब की बार दूसरी मरतबा बर्किना फासो से एक और बगावत उठी है जिसने तमाम यूरोपीय मुल्कों खसूसन फ्रांस और अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। और वो है इस मुल्क का कम उम्र तरीन सदर जिसने 35 साल की उम्र के अंदर मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर 2022 के अंदर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और इसका नाम है इब्राहिम ट्रावरे। बर्किना फासो का ये हुक्मरान इस वक्त फ्रांस, अमेरिका और बाकी सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर ना सिर्फ इनको ललकार रहा है बल्कि इनकी ज्यादतियों को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज भी कर रहा है। लोग इसको दूसरा सिंकारा कहकर बुला रहे हैं। इसने तमाम अफ्रीकी मुल्कों को अपने साथ मिलाकर इन सुपर पावर्स के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि ये सब लुटेरे, कॉन्ट्रैक्टर और इनकी आर्मी को अपने मुल्कों से भगा दो और अफ्रीका के वसाइल को अफ्रीका के लोगों के लिए रहने दो। इसका मजीद कहना था कि अब हम वेस्ट का कब्जा और इनकी दोस्त को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि अब हम सब एक हो चुके हैं।
इन तमाम सुपर पावर्स ने हमारी दौलत और हमारे वसाइल को लूट लूट कर अपने अंपायर बनाए, अपने स्काई स्क्रैपर बनाए, अपने लिए दौलत इकट्ठी की, लेकिन आज हम लोगों को गुर्बत और तबाही के अंदर इसीलिए छोड़ दिया ताकि हमारे वसाइल को काबू कर सकें। आपको बताता चलूं कि बर्किना फासो के अंदर दहशतगर्दी, करप्शन और फ्रांस के बढ़ते असर और रसूख से इनकी आवाम बहुत तंग आ चुकी थी और इसीलिए 2022 के अंदर इब्राहिम ट्रावरे ने इस वक्त के अबूरी सदर पॉल हेनरी डमीबा के खिलाफ फौजी बगावत की। और हैरत अंगेज तौर पर ना सिर्फ इस बगावत को बर्किना फासो की आवाम ने सपोर्ट किया, बल्कि पूरे अफ्रीका के मुल्क एक एक करके इसके साथ मिल रहे हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने आते ही ऐलान किया कि हम अपनी सरजमीन को आज़ाद करवाएंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसने फौरन से वेस्टर्न और अमेरिकन ब्लॉक के मुखालिफ रशिया से हाथ मिला लिया है कि हमारी फौजी मदद के साथ साथ हमें ऐसी मशीनरी भी दें जिससे हम अपने कुदरती वसाइल खुद ज़मीन से निकाल सकें। और अभी की खबरों के मुताबिक तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा तेल खुद इब्राहिम के हुक्म पर बर्किना फासो से पहली मरतबा खुद निकाला गया है। इब्राहिम ने आते ही रूस, माली, नाइजीरिया जैसे आज़ाद पॉलिसी रखने वाले मुल्कों के साथ एक इत्तेहाद भी कायम कर लिया है। उसका कहना है कि अगर वेस्ट ने बर्किना फासो पर डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है कहकर हमला किया तो हम सब मिलकर इसका जवाब देंगे। और अगर मुझे यानी इब्राहिम की जान को खतरा है कदाफी और सिंकारा की तरह, तो रशिया की वेंगर सिक्योरिटी आज से मेरी हिफाजत करेगी, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 16 मरतबा मुझ पर जानलेवा हमला फ्रांस की तरफ से हो चुका है। 16 मरतबा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसने आते ही फ्रांस की फौज को मुल्क से निकाल दिया और इसके फ्रांसीसी फौजी अड्डे बंद करवा दिए और इनसे कहा है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत खुद करेंगे, हमें तुम्हारी हिफाजत की कोई ज़रूरत नहीं। और इसके बाद इसने फ्रांसीसी करेंसी को भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और अपनी खुद की करेंसी पर भी काम कर रहा है। इसका मजीद कहना था कि अफ्रीका के बिजनेसमैनों, ये मुल्क गरीब नहीं है बल्कि इसको लूटा गया है, तुम अपने अपने मुल्कों के अंदर वापस आ जाओ और यहाँ पर बिजनेस करो। तुम्हारी सिक्योरिटी की जमानत मैं देता हूँ ताकि तुम्हारे लोगों को रोजगार मिले और इस मुल्क की GDP बढ़ सके। उसके मुताबिक इसकी हुकूमत के अंदर UAE को कौड़ियों के भाव बेचा जाने वाला सोना, जो कि यहाँ से स्मगल भी होता है, वो आज से बंद हो चुका है। आपको बताता चलूं कि बर्किना फासो के अंदर जो फोर्ड गार्ड नाम की कंपनी सोने की माइनिंग कर रही थी, वो बर्किना फासो की हुकूमत को सालाना $1 अरब मुआवजे के तौर पर दिया करती, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे की हुकूमत ने इनको बाहर निकाल कर जब खुद माइनिंग शुरू की तो सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर $18 अरब से ज्यादा कमा लिया। और ये सिर्फ एक मिसाल है इसके गोल्ड रिजर्व के लूटे जाने की, जैसे न जाने कितने ट्रिलियन ऑफ डॉलर के रिसोर्सेज पूरे अफ्रीका के लूटे जा रहे हैं। और इसी चीज़ को इब्राहिम ट्रावरे ने आलमी फोरम्स पर मगरबी लूटमार, ज्यादतियों, इस्तेसाल और मुनाफकत कहकर बेनकाब करना शुरू कर दिया है। वो अफ्रीका के नौजवानों के अंदर बगावत की बिजली भर चुका है और पूरी अफ्रीकन अवाम एक एक करके इसके साथ खड़ी होती जा रही है। इब्राहिम ट्रावरे ने ऐलान किया कि मैं मगरिब की तमाम एम्बेसियां बंद कर रहा हूं, जिसके अंदर फ्रांस, अमेरिका और इसराइल भी शामिल हैं। उसने कहा कि अब की बार हम लड़ेंगे और अब की बार हम इस तरह से लड़ेंगे कि हम मसले को हल करेंगे और वो मसला हमेशा के लिए हल होगा, ना कि टेम्परेरी तौर पर। हमने बहुत इंतजार किया और अब बहुत हो चुका है। वो कहता है कि मैं हजरत बिलाल हबशी की नस्ल से हूँ और इन्हीं की तरह दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ और वो मेरे आइडियल हैं और इन्हीं की तरह मैं बेखौफ होकर लड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ हार नहीं मानूंगा। अफ्रीकी मुल्क अपने मुल्क के अंदर खुद ट्रेड करें, हमें किसी मगरबी मुल्क की कोई ज़रूरत नहीं। हमें तकलीफ तो होगी लेकिन सब्र करना होगा, क्योंकि इसके बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ इन मुल्कों को होगी जो कि हमें लूट रहे थे। हमें एक साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि ये मुस्तकबिल के अंदर भी कभी सर ना उठा सकें। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी कि इब्राहिम ट्रावरे के खिलाफ वेस्ट के अंदर एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो चुकी है और इसने किसानों को मुफ्त के अंदर मशीनें देना भी शुरू कर दी और इसके हर एक काम को वेस्ट के वजूद के लिए खतरा बताया जा रहा है। फ्रांसीसी मीडिया और मगरबी ताकतें ट्रावरे को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, बगावत करवाना चाह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2 करोड़ 25 लाख लोगों का ये इस्लामी मुल्क एक मुखलिस नौजवान की क़यादत के अंदर अपनी किस्मत को बदलने जा रहा है। और जहां पर अरब के बाकी बादशाह हुक्मरान ट्रंप और इसराइल के आगे पीछे जा रहे हैं, वहीं पर एक गुलाम की नस्ल से इस वक्त मर्द मुजाहिद ने वक्त के फिरौनों को ललकारना शुरू कर दिया है। दोस्तों, एक मुसलमान उम्मत के तौर पर कि तमाम मुसलमान एक जिस्म एक जान है, मैं इब्राहिम ट्रावरे के साथ खड़ा हूं। लेकिन अब देखना यह होगा कि माजी की तरह इब्राहिम ट्रावरे को भी किसी खाना जंगी के अंदर या तो मरवा दिया जाएगा या फिर इब्राहिम ट्रावरे का दिया गया शऊर और इनका इत्तेहाद अपना रास्ता पानी की तरह खुद बनाएगा। मुस्तकबिल में जाकर जो कुछ भी हो, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे की इस कहानी से एक बात तो क्लियर हो गई है कि गैरतमंद लीडर और इसकी कौम की पूरी दुनिया इज्जत करती है और ज़मीर फरोश लीडर्स को दुनिया के अंदर दौलत तो बहुत मिल जाती है, लेकिन दुनिया कभी भी इनको इज्जत की निगाह से नहीं देखती, बल्कि बिल्कुल एक भिखारी की तरह ट्रीट करती है। सही बात। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जैसा कि हमने देखा इस वीडियो में कि एक मामूली सा शख्स और एक सबसे गरीब कंट्री जो थे अफ्रीका, वो कैसे कैसे धीरे धीरे अपने शक्ति और अपने ताकत को बढ़ा रहा। इब्राहिम ट्रावरे जो है
वो किस तरीके से उन सभी देशों को जो उनका शोषण कर रही थी, जो उस देश का शोषण कर रही थी, वहाँ के लोगों और वहाँ के खजाने को लूट कर ले जा रही थी, उनका किस तरीके से विरोध करना और अपने खजाने को खुद से निकालने के लिए जो कदम उठाया है, ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। जैसा कि सबसे ज़्यादा जो अफ्रीका को नुकसान पहुंचाने वाले या गुलाम बनाने वाले, वहाँ के खजाना को लूटने वाले में से फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और ऐसी कंट्री है जो अफ्रीका में इतने सारे खजाना होते हुए भी वहाँ के खजाने को लूट कर और उसे एक गरीब देश बना दिया। हालांकि जब भी हम देखते हैं कि अफ्रीका में एक भूखमरी, काले लोग और किस तरीके से एकदम लाचार, बेबस, गरीब वहाँ के देश लगता है कि बहुत ही गरीब देश है और बहुत ही गरीब गरीब लोग रहते हैं। सही मायने में गरीब लोग तो रहते हैं, लेकिन वो देश गरीब नहीं है, क्योंकि वहाँ इतने सारे खजाने हैं, जैसे सोना, तांबा, रबर और तेल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ बहुत ही कीमती है। एक समय ऐसा था जब अफ्रीका खजानों का ढेर था और आज भी खजानों का ढेर है। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि जब किसी खान से 1 अरब केवल उस कंपनी, जो विदेशी कंपनी है, वो 1 अरब डॉलर देती है, तो वहीं इब्राहिम ट्राओरे जब वहाँ के खुद से तेल अपने से निकालते हैं तो 18 अरब डॉलर का होता है मात्र 6 महीने में। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ बहुत सारा खजाना है। जैसा कि भारत और ब्रिटिश लोग जिस तरीके से भारत में यहाँ के लोगों का शोषण किया और यहाँ के खजाने को लूट कर ले गए, वही याद दिलाती है कि अफ्रीका में आज उसी तरीके से हालात है और वहाँ के लोगों का इसी तरीके से शोषण किया जा रहा है और वहाँ के खजाने को लूट कर अपने देश, अपने यहाँ ले जाया जा रहा है और अफ्रीका को और भी पीछे, कई साल पीछे लेकर छोड़ दिया जा रहा है। यानी वो धीरे धीरे नीचे चला जा रहा था। लेकिन जब से ही इब्राहिम ट्राओरे आए और उन्होंने अपने हाथ पर अपना इस देश का कमान रखा और सभी लोगों को उन्होंने एकजुट करना शुरू किया। इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहली बात ये सिखाता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे, जिस तरीके से चाहे, किसी भी देश, किसी भी इंसान, किसी भी शख्स को जमीन से आसमान तक ले जा सकते हैं और यह भी बताया कि आसमान से जमीन पर भी लाके पटक सकते हैं। यानी एक सबसे गरीब देश, एक गरीब मुल्क और एक मामूली सा इंसान अपनी पूरी देश के नक्शे को बदल सकता है। यह अल्लाह की मदद के बगैर ऐसा संभव नहीं है। हमें यह भी इस वीडियो में यह भी सीखने को मिलती है कि यह वीडियो ये बताता है कि एक इंसान जब हिम्मत कर ले और कोशिश कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मदद ज़रूर करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा हिम्मत करने वाले लोगों के साथ होते हैं। उनकी मदद हमेशा उनके साथ होती है। जो इंसान खुद बदलना ना चाहे उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप को बदलना चाहे, अपने अंदर चेंजिंग लाना चाहे, कुछ अच्छा करना चाहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद ज़रूर करते हैं। और इस वीडियो में हमने यह भी देखा कि किस तरीके से विदेशी जो वहाँ के, जो फ्रांस और अमेरिका और बाकी देश जो थे, वो उन लोगों ने किस तरीके से वहाँ शोषण किया और वहाँ के लोगों पर कितने सारे जुल्म किए। यह भी हमें बताता है कि एक कमज़ोर जब हम अपनी कमज़ोरी को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो दूसरे जो लोग होते हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं। इसलिए खुद पर मेहनत करना। और इस वीडियो से हमें यह भी सीखने को मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बड़े हैं और वह किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति को कभी भी बदल सकते हैं। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं और कुछ भी असंभव नहीं। वो हर कुछ कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी हिम्मत और थोड़ी हौसले और अपने अमाल को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के हमेशा आते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।